अस्सलाम वालेकुम। आज का ऑप्थेल्मोलॉजी लेक्चर ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस के बारे में है। इससे पहले मैंने प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो भी एक रिलेटेड टॉपिक है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को आप सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। So let's start with a sample case. A 35-year-old woman presents to her GP with erythematous swollen right upper and lower eyelids, worsening over the previous 2 days. She is unable to open them. She feels unwell and has a fever. Examination reveals marked lid swelling, tender globe, and on manual opening of lids, a proptosis with chemotic injected conjunctiva. Eye movements are limited in all directions. Visual acuity and color vision are normal. There is no relative afferent pupillary defect. The optic disc and retina appear normal. Okay, so orbits की जो infection होती हैं, they are divided into two types clinically. One is preseptal cellulitis and second is orbital cellulitis. Preseptal cellulitis वो इन्फेक्शन है जो कि ऑर्बिटल सेप्टम से एंटीरियरली होती है, whereas जो orbital cellulitis होता है that is posterior to the orbital septum. Now, what is the orbital septum? दिस इज अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन द सुपरफिशियल लिड्स एंड द ऑर्बिट। इसका जो स्टार्ट है वो होता है ऑर्बिटल पेरियोस्टियम से एट द ऑर्बिटल रिम, और वहाँ से ये एक्सटेंड करता है टू द टार्सल प्लेट्स जो कि आईलिड्स में मौजूद होती हैं। सो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हमें अब पता चल गया है कि ये वो इन्फेक्शन है जो ऑर्बिटल सेप्टम से बैक साइड पे होती है, और ये इसलिए ज़्यादा सीरियस है कंपेयर टू प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस क्योंकि प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस तो सुपरफिशियली ही है, लेकिन अगर ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो जाए तो उसके एडजेसेंट बहुत सेंसिटिव चीज़ है जो कि आपका ब्रेन है, और ये ब्रेन एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। उसके साथ साथ जो आपके ऑर्बिट में जो स्ट्रक्चर्स हैं, ख़ास तौर पे जो एपेक्स वाला पार्ट है, वहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व है, आपकी ब्लड सप्लाई है, तो उनको भी जब कंप्रेशन होएगी तो ब्लाइंडनेस तक बात पहुँच सकती है। सो द मोस्ट कॉमन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस की इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, तो वो ये है कि एडजेसेंटली प्लेस्ड जो एथमोइड साइनस होता है उसके साइनोसाइटिस से इन्फेक्शन अक्सर एक्सटेंड कर जाती है ऑर्बिट में। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस इज स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अब हम वन बाय वन ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या पोटेंशियल कॉजेज हो सकती हैं ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस की। सो इटियोलॉजी को अगर हम लिस्ट करें तो उसमें है कि एक्सटेंशन फ्रॉम ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम नियर बाय जो पेरी ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू होता है। नंबर टू ये कि एंडोजिनस इन्फेक्शन हो सकती है। नंबर थ्री किसी ट्रॉमा के रिजल्ट में हो सकती है। फोर्थ इज पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एंड फिफ्थ इज एंडोफ्थल्माइटिस। अगर मैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट को एक्सटेंड करूँ बियॉन्ड स्टेफ एंड स्टाफ, तो देर इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा एज वेल। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होने चाहिए ऑर्गेनिजम्स। पहले इटियोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो आसपास के जो कौन से एरियाज हैं जहाँ से इन्फेक्शन एक्सटेंड कर सकती है। तो सबसे पहले ये है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में से भी 90% केसेस में एथमोइडल साइनस जो होता है उसकी इन्फेक्शन यहाँ ट्रांसमिट हो जाती है। द सेकेंड इज कि जो प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस है उसकी कॉम्प्लिकेशंस में होता है कि ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्बिटल सेप्टम से आगे की तरफ अगर इन्फेक्शन है तो अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो अल्टीमेटली ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो सकता है। फिर ये कि एक्यूट हॉर्डियोलम, डैक्रियोसिस्टाइटिस, डेंटल इन्फेक्शन, ये सारी पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन है जो कि ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस करवा सकते हैं। फिर ये कि कोई इंडोजिनस इन्फेक्शन हो सकती है बॉडी की, और यहाँ से बैक्टीरिया जो है वो इस एरिया में आ सकते हैं, सेप्टिक एम्बोलाइजेशन हो सकती है। फिर ये कि कोई भी ट्रॉमा हो इस एरिया में लाइक ब्लो आउट फ्रैक्चर या पेनिट्रेटिंग इंजरी, तो उससे भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ऑर्बिटल कैविटी में। फिर पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि आपको पता है कोई भी कहीं पे भी सर्जरी हो, वन ऑफ द रिस्क्स ऑफ सर्जरी इज़ कि इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसी तरह रेटिना और लैक्रिमल जो सिस्टम है उसकी सर्जरी, ऑर्बिटल एरिया की सर्जरी, इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स में, कॉम्प्लिकेशंस में ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस भी आता है। फिर एंडोफ्थल्माइटिस है, इसमें यह कि जो प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ द इंट्राओक्युलर फ्लूइड सिस्टम, तो वो एक्सटेंड करके पैन ऑफ्थल्माइटिस हो सकता है, तो उसमें ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो सकता है। नाउ अब ये हो गई, हमने सारी बात कर ली कि ये क्या है और ये क्यों होता है। अब
ऐसा पेशेंट आपके सामने कैसे आएगा? डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आई बॉल होता है वो प्रोप्टोज्ड हो सकता है लेकिन एक्सियली, ठीक है? यानी कि आगे की तरफ सीधे डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता है, एक्सोफ्थेल्मोस हो सकता है। फिर ये कि जो आईलिड एरिया है, पेरिऑर्बिटल एरिया, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। टच करें तो स्किन वार्म, टेंडर और रेड देखने में हो सकती है। ये सारे क्लासिक जो इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। फिर ये कि ऑब्वियसली लॉजिकल सी बात है कि आपको पता है कि जो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स होते हैं आपके, ये ऑर्बिटल की जो कोन शेप्ड कैविटी होती है वहाँ पे होते हैं। अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस चल रहा है तो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। उनकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल हो सकती हैं। प्लस आपके आईबॉल जो है वो भी प्रोप्टोज हुआ हुआ है, तो आई मूवमेंट्स मुतासर होती हैं। फिर ये कि जनरली शुरू-शुरू में तो विज़न नहीं इम्पेयर होती, लेकिन अगर आपके विज़न सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो गया है, तो आपका जो ऑर्बिटल एपेक्स एरिया है, जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व गुज़र रही है, वहाँ पे अगर ये प्रोसेस एक्सटेंड कर जाए तो देयर मे बी विजुअल एंड प्यूपिलरी एब्नॉर्मैलिटीज़। फिर ये कि फंडस एग्ज़ाम के ऊपर फाइंडिंग नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन अगर कंजेशन और हो जाए रेटिनल वेसल्स की तो डिस्क एडिमा वगैरह यू कैन सी। फिर ये कि अगर मैं सिंपल वेज़ में इसको लिस्ट करूँ तो पेनफुल प्रोप्टोज्ड आई, कंजक्टाइवल इंजेक्शन, रेडनेस वगैरह होएगी, और पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस्ड आई मूवमेंट्स, पॉसिबल विजुअल लॉस, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली जब ये ज़्यादा हो जाता है प्रोसेस तो सिस्टेमिक फीचर्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें फीवर इज़ द मेन थिंग। इन्वेस्टिगेशंस इसकी क्या है? सीबीसी, ईएसआर, ब्लड कल्चर कर सकते हैं। ब्लड कल्चर ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स देने से पहले भिजवाना चाहिए। फिर ये कि ऑर्बिटल अल्ट्रासाउंड, पैरानेज़ल साइनसेस का एक्स-रे, सीटी ऑर्बिट, साइनस, ब्रेन वगैरह, ये सब आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्वियसली इसकी इन्फेक्शियस etiology है तो यू शुड ट्रीट विद एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। स्टैंडर्ड यही होता है कि ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव कवर के लिए सेफ्टाज़िडीन, वैंकोमाइसिन हम स्टार्ट कराते हैं जब तक पेशेंट जो है वो एपायरेक्सियल और बेहतर नहीं फील करता। फिर ये कि मेट्रोनिडाज़ोल भी दिया जा सकता है अगर एनारोबिक इन्फेक्शन हो। एनसेड जो होते हैं ऑब्वियसली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए होता है, पेन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन मोस्ट केसेस एंटीबायोटिक से मसला हल हो जाता है। नाउ इन दोज केसेस जहाँ पे पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो टू एंटीबायोटिक्स, या उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा रैपिडली डिटीरियोरेट कर रही हो और विजन थ्रेटनिंग सिचुएशन हो और ऑर्बिटल सब पेरियोस्टियल एब्सेस बन जाए, इस तरह की चीज़ें हो तो फिर सर्जरी इज़ अ गुड ऑप्शन। एमआरआई और सीटी स्कैन जो होता है वो ख़ास तौर पे डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट को प्लान करने में आपको हेल्प करता है। और ये कि जो सर्जरीज़ हैं उसमें आप एब्सेस को ड्रेन कर सकते हैं, ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन हो सकती है, ठीक है? ऑप्टिक नर्व के फंक्शन को साथ-साथ मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी नीड टू नो कि ऑर्बिटल नर्व कब इन्वॉल्व हो रही है, और अगर हो रही है तो प्रॉम्प्टली एक्शन लिया जाए। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन साथ-साथ कैसे चेक हो सकता है? वेरी सिंपल, यू जस्ट चेक द विजुअल एक्विटी, कलर विजन, ठीक है? और आप रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट के लिए वॉच आउट कर सकते हैं। जब ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन होती है तो इट्स नाइस टू इन्वॉल्व इन ईएनटी स्पेशलिस्ट एज़ वेल। फाइनली, जब भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसका प्रोप्टोसिस हो, यानी कि एक्सोफ्थेल्मोस हुआ हो, पेरिऑर्बिटल और कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेशन हुई हो, तो और पेशेंट का एक सीवियर पेन है, सिस्टेमिकली भी आपको लगे कि पेशेंट अनवेल है, लेथार्जिक है, फीवर है, तो आपके ज़हन में ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस ज़रूर आना चाहिए। If you like this video and you learned something, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.